नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। आज का समय आर्थिक युग है, आर्थिक भारत है। हर तरीके से आर्थिक परिदृश्य में तमाम तरीके के जो उथल पुथल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के तमाम तरीके के जो आर्थिक दौर से जुड़े इंडेक्स होते हैं या हैप्पीनेस का जो भी होता है देश विदेश, इन सारे इंडेक्स जो है ये आर्थिक आधार पर ही इसके इवेल्युएशन किए जाते हैं। बात हमने अर्थ की है, तो व्यर्थ की बातें न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। और आप इस समय देख रहे होंगे कि आपके घरों में जो किचन का जो बजट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। खासकर गृहिणी महिलाएं जो हैं लगातार चीनी के भाव बढ़ते हुए को देखकर बड़ी समस्या में हैं और उनका यह कहना है कि इससे उनके किचन का बजट गड़बड़ हो गया है। आखिर में क्या चीनी को स्टॉक कर लिया जाए? पहले जो चीनी 10 दिन पहले 55-60 का मिलता था, आज वो 70 और शाम तक शायद बात होते होते 75-80 तक पहुंच जाए। तो चीनी को इस तरह से भी स्टॉक नहीं करना है कि चीनी जो है बहुत ओवर स्टॉक हो जाए और फिर वह चीनी खराब हो जाए, उसमें सीलन लग जाए, उसमें चींटियां लग जाए। तो कुछ इसी तरीके से बहुत सरल और सहज शब्दों में आज हम बात करेंगे एसआईपी पर, म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स के शब्द को, इस टर्मिनोलॉजी को आपने इकोनॉमिक्स में कई जगह सुना होगा, जाना होगा, लेकिन इसके साथ जो एसआईपी जो एक नया टर्म आया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टम के तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किस तरह से निवेश करेंगे। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ युवा स्टार्टअप हैं, यहां पर बिजनेस ओनर हैं, हमारे साथ हैं आदर्श कुमार, जो कि रहने वाले हैं अवध क्षेत्र गोंडा के, और लखनऊ पूरा इनका एरिया, इस तरीके से यहाँ पर पूरा इनका वर्किंग एरिया है। और आइए इनसे हम बात करते हैं। पहले आदर्श अपना परिचय दीजिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि कहाँ से हैं, क्या करते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आपने मुझे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बोलने का मौका दिया। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें हम कंपाउंडिंग रिटर्न्स कमा सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके हम फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स का नाम जो है हम लोग सुने होंगे, हो सकता है मतलब टीवी पे या एड पे देखे भी होंगे उन चीजों को, लेकिन रवि सर बहुत लोग ऐसे हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूं कि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होने का हमारे जिंदगी में ये रोल होता है कि वो म्यूचुअल फंड्स की हमको सही गाइडेंस देता है और म्यूचुअल फंड्स में कौन से फंड अच्छे होते हैं, किस क्लाइंट के लिए कौन से फंड सेलेक्ट करनी चाहिए, उसकी पूरी गाइडेंस वो क्लाइंट को देता है। तो सिंपल आसान भाषा में बताऊं तो मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, म्यूचुअल फंड का एक एजेंट हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर आपका। जो अच्छा आदर्श, में इसमें आगे कि अगर निवेश की बात की, निवेश कहा जाए कि शुरुआत समय से ही हमारे, अगर देखा जाए कि प्राचीन भारत में महिलाएं जो बचत करती थी, जो हमने भी शुरू में कहा कि कमाना बड़ी बात नहीं है, उसको बचाना और सिस्टम के तरीके से उसको जो खर्च करना। तो अगर एक आसान भाषा में कहें कि अगर आप दूध लेने जा रहे हैं तो दूध से मलाई बनती है, रबड़ी बनती है, पनीर बनती है। जितना उस दूध को फेंटेंगे, उस दूध से जो बना उत्पाद मटेरियल होगा वो आगे चल के उसकी कीमत बढ़ती जाती है। लास्ट में देखिए घी निकलता है, वही घी 1400-1500 रुपए किलो, जो 50-60 रुपए लीटर होता है। तो क्या आप इस चीज को इस एसआईपी से या इस म्यूचुअल फंड से जोड़ सकते हैं? क्योंकि आजकल लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को बहुत समय नहीं देते। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अब तो पोस्ट ऑफिस में भी है, एफडी है, सीआर है, तमाम तरीके के जो है तमाम फाइनेंस कंपनियां आ गई यहाँ पर इस समय है। अभी बीते दिनों आपने देखा होगा सहारा का बहुत बड़ा एक चला, खैर वो भी सहारा होगा अलग बात है। उससे भी सेबी ने उसको रेगुलेट करके उससे जो भी उसमें इन्वेस्ट किए थे, जो भी धीरे धीरे उनको लौटाया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, लेकिन एक विश्वास, एक भरोसा टूटता है। तो क्या लगता है आपको एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स, ये जो आप जिसमें आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक स्टार्टअप के तौर पर, अभी आपकी उम्र तकरीबन 24-25 साल है, इससे जुड़कर एक युवा अगर जो छोटा जो पर कैपिटा इनकम वाला हो, वो कैसे जो है एक आर्थिक परिवेश में अपनी बचत कर सकता है, एक लॉन्ग टर्म में जो है इन्वेस्टमेंट प्लान को कंसीडर कर सकता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सहारा जो है वो लोगों को बेसहारा करके चला गया। पहली बात तो देखिए क्या है ना कि सहारा का क्या था कि वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं था, जहां तक मेरा सवाल उस पे सवाल इसी पे जाएंगे कि आप अपने बारे में इसको इवेलुएट करते हुए एक हमने आपको उदाहरण दिया। जी सर। लेकिन जो भरोसा जो लोगों का टूटा, तो क्या कहेंगे इस पे आपकी, ये आपका जो एसआईपी म्यूचुअल फंड्स है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसके बारे में जानकारी बताइए, किस तरीके से इस पे होता है? तो ये म्यूचुअल फंड्स देखिए, बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि बहुत सी ऐसी एएमसीज हैं जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं होगा।
तो अच्छा, जिसके बारे में सुना नहीं है उसको मतलब क्लाइंट को देना भी बेवकूफी है, ठीक है। लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में HDFC, एक्सिस बैंक, SBI जैसे जाने माने बैंकिंग सेक्टर्स को जानते हैं, जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी इकोनॉमी का पार्ट है जो कभी भी जो है भाग नहीं सकती है, ठीक है। तो मतलब म्यूचुअल फंड जो होता है वो उसमें कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती हैं। और अच्छा, ये जो म्यूचुअल फंड्स और SIP से जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा जमा किया जाता है, जो भी लॉन्ग टर्म में प्लान में जोड़ा जाता है, तो उस हिस्से का एक पैसा जो कहते हैं पैसे से पैसा कमाया जाता है, कैपिटल गेन्स कैपिटल जी। तो क्या लगता है वो पैसा बहुत ज्यादा शेयर बाजार में जाता है इस तरीके से, जहां हाई रिस्क फैक्टर है? नहीं, म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि वो सारे पैसे उसमें शेयर बाजार में नहीं जाते हैं। अब अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड सेलेक्ट करते हो तो हाँ, उसमें मतलब मोस्टली पोर्शन आपका जो है वो शेयर मार्केट में जाता है, जो कि आपको मैनेज नहीं करना है। वहां पर फंड मैनेजर बैठा हुआ है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं इस SBI स्मॉल कैप फंड का मैंने किसी को प्लान दिया, तो उसमें क्या होगा, जितने भी स्मॉल कैप कंपनीज होंगी, फंड मैनेजर उसमें जो है अपना पैसा लगा, आपका पैसा या फिर और यूनिट होल्डर्स का पैसा जो है उसमें लगाएगा। तो अब उसमें आपको मैनेजमेंट नहीं करना है, वो मैनेजमेंट करने के लिए वो फंड मैनेजर बैठा हुआ है। अच्छा, मान लीजिए आदर्श, एक हम आदर्श स्थिति की बात करते हैं, आप उस सेक्टर से जुड़े हैं। मान लीजिए अमूमन किसी, मेरी अपनी ही बात कर ले, मान लीजिए महीने का मेरा जो एक इनकम है 25 से 30 हजार रुपए हो, अगर लखनऊ की बात करें, जी 25 से 30-35 हजार रुपए है। किस तरीके का हम SIP या म्यूचुअल फंड्स का प्लान ले सकते हैं अगर हमारे 2 बच्चे हों? कौन सिक्योर होगा, सेफ होगा और ज्यादा बेनिफिशियरी होगा? अब ज्यादा सिक्योर होना जरूरी है। हाँ सर, इसके लिए तो सर पहले मुझे आपकी एज जाननी होगी कि सर आपकी एज क्या है। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से तो 40 to 45 की एज होगी सर। तो अगर आप बच्चे के लिए प्लान लेना चाह रहे हैं सर, तो आपके लिए सर लार्ज कैप फंड ज्यादा बेटर होगा, जो कि 12 से लेके 15% का रिटर्न आपको दे सकता है। और लार्ज कैप में क्या होता है कि उसमें वोलेटिलिटी कम होती है। वोलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव कम होता है उसमें। हाँ, तो इसमें आप SIP के थ्रू जा सकते हो। अब जैसा कि आपने बताया कि 25 से 30 हजार रुपए की आपकी मंथली की सैलरी है, तो सबसे पहले तो सर आपका मतलब जो रोज का खर्चा है उसको आपको नोट डाउन करना होगा, और आपके जो फिजूल खर्चे हैं आपको उस पर रोक लगानी होगी सर, क्योंकि आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है, आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना है। उसके बाद ही सर आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से आप एटलीस्ट 10% अपनी इनकम का 10% तो उसमें डालिए ही डालिए। तो 2500 रुपए की मंथली SIP अगर आप करते हो, और आप अगर 10 साल के लिए करते हो, तो ये कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता हूँ कि क्योंकि आप लार्ज कैप में कर रहे हो, तो लार्ज कैप आपका 12 से लेके और 15% के बीच में रिटर्न दे देता है। तो ये आपका 25,000 का मंथली SIP जो है, ये 10 साल, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, 2500 रुपए मंथली की SIP आपकी जो है वो 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे आपके 10 साल में, है ना। 3 लाख रुपए, उस पे जो ब्याज है वो ब्याज आपका जो है 2,80,000 रुपए के करीब बनेगा। यानी कि आपकी फाइनल वैल्यू 5,80,000 रुपए की बन जाएगी। अब सोच लीजिए, सिर्फ 2500 रुपए महीने से, 2500 रुपए महीने से आप इतनी बड़ी वेल्थ बना सकते हो। आदर्श मान लीजिए, अच्छा, ये हमने करा। रुकिए, मैं जो है एक चीज और कहना चाहता हूँ। आप 10 साल का विजन ले रहे हो सर, 10 की जगह अगर 20 साल इसको करके देखिए आप। जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 साल में, यानी कि 2026 चल रहा है, 2036 तक में आपकी वेल्थ जो है वो 5,80,000 की अप्रोक्स बन जाएगी। अब सर अगर आप इसमें 10 साल अगर आप और दे दिए, यानी आप इन्वेस्टमेंट को टाइम खाली आप दे रहे हैं सर, मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ कि आप अपनी SIP को बढ़ा दीजिए या टॉप अप कर दीजिए। आप अगर 10 साल इसमें अगर आप और दे दिए, यानी कि 20 साल अगर आप उसी SIP को चला ले गए, तो आपका सर 6 लाख रुपए, 3 की जगह 6 लाख रुपए इकट्ठा होगा, और वो आपका करीबन 25 लाख रुपए बनेगा। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा जो है वो 25 लाख रुपए तक बन सकता है। ये क्या इंश्योर्ड भी होता है? ये प्लान इंश्योरेंस से भी कुछ का जुड़ा होता है? नहीं सर, इंश्योरेंस से नहीं जुड़ा होता है सर। इसमें क्या है कि जैसे मैं आपका डीमैट खाता खोलूंगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह से इसमें डीमैट खाता खुल जाता है। उसके बाद क्या है कि उसमें नॉमिनी ऐड किया जाता है। तो अब जैसे आप SIP एक जर्नी है, ठीक है, जैसे लाइफ एक जर्नी है, वैसे SIP भी एक जर्नी है। तो अब क्या है कि अब आप एक SIP मान लीजिए आपने चालू कर दी, आप अपनी लाइफ में जो आपका काम है आप वो कर रहे हो, SIP अपना काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने 20 साल का विजन बनाया,
10 से 12 साल में मान लीजिए कि कुछ अनहोनी हो गई आपके साथ में, तो जो पैसा उसमें इकट्ठा हुआ है वही पैसा जो है वो नॉमिनी को जाएगा। उसके बाद वो नॉमिनी अब चाहे तो उसको विड्रॉ कर ले और या फिर जो है उसी में रखा विड्रॉ करते समय मान लीजिए अगर आधे समय में पूरा करके आधे समय कोई घटना हो जाती है, फर्स्ट पार्टी के साथ नॉमिनी होती है, तो उसको कितना कैसे मिलता है उसका भुगतान? उसका भुगतान जैसे अब मान लीजिए आपने 2026 चल रहा है, आपने एसआईपी जो है अपनी चालू की, ठीक। उसके बाद मान लीजिए 2036 35 36 में कुछ आपके साथ घटना होगी, ठीक है। तो घटना हो गई तो अब जो भी पैसा मान लीजिए आपका इकट्ठा होता है, यानी कि अब मान लीजिए 10 साल का ही जो मैं आपका विजन बना रहा हूँ, तो 10 साल में जैसे मैंने बताया कि 5,80,000 रुपए आपके बन रहे हैं, तो वो 5,80,000 पूरे के पूरे वो नॉमिनी को जाएंगे। यू आर द ओनर ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। एनी इंटरेस्ट? हाँ, अच्छा, वो इंटरेस्ट के साथ में बता रहा हूँ ना। 3 लाख रुपए आपका जो है वो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा और बाकी 2,80,000 की आपकी गेन हो जाएगी, यानी कि 5,80,000 वो नॉमिनी को जाएगा। उसके बाद वो अकाउंट वो वहां से क्लोज हो जाएगा। तो ये चीज है उसमें। और किस तरह से एसआईपी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान ये अन्य इन्वेस्टमेंट से एकदम अलग है, या स्मार्ट इन्वेस्ट कह लीजिए, किस तरीके से इसको आप कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, एसआईपी स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये जो है रिस्क को कवर करता है। अब जैसा कि अभी शुरुआत में आपने शायद चीनी का एग्जांपल दिया कि चीनी का भाव अभी बढ़ गया है ना, और ये कब तक बढ़ेगा इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। तो सिर्फ मैं चीनी की बात नहीं करूंगा, मैं पूरी की पूरी ओवरऑल टोटल महंगाई की बात करूंगा कि सर महंगाई एक ऐसी चीज है कि जिसको सरकार भी नहीं रोक पाएगी सर। आपको मानना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो है प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है चीजों की, लेकिन उस तरीके से कंजम्पशन भी ज्यादा हो रही है सर। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, तो नो डाउट। तो अब क्या है कि इन्फ्लेशन को हमको बीट करना है, तो फिर जो है हमको इसमें स्टेप आउट करना पड़ेगा। तो एसआईपी का अगर आप करते हो तो ये आपका जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऐसा बनाएगा कि जो है आप महंगाई से इसको बीट कर सकते हो। तो ये कह सकते हैं आप ये इन्फ्लेशन रेट को कहीं ना कहीं ये हाई रिस्क कवर करती है। रिस्क कवर करती है। अब इससे आरडी में मान लीजिए आप पैसा डालते हो, ज्यादा वो 3 से 4% का वो सिंपल इंटरेस्ट देगा आपको, लेकिन वही पैसा आप अगर एसआईपी में डाल रहे हो तो वो कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको देगी। अच्छा, कंपाउंडिंग बेनिफिट ये बनती कैसे है, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सर, कि जैसे अब आपने चीनी का एग्जांपल लिया, मान लीजिए आज की डेट में चीनी है 70-60 रुपए किलो है चीनी। सर मैं आपसे ये कहूँ कि जो है आपको हर महीने चीनी खरीदनी है, 2,000 रुपए की खरीदनी है सर। तो सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये दूंगा कि मान लीजिए 2,000 रुपए का आपको चीनी खरीदना है, भाव अगर 60 का चल रहा है तो आपको कितना किलो चीनी इस महीने मिलेगा? तो 2,000 रुपए की आपको चीनी खरीदनी है, 60 रुपए का भाव चल रहा है, यानी 33.33 kg चीनी आपको इस मंथ में मिलेगी। 33 kg मैं पकड़ ले रहा हूँ, 33 kg आप चीनी जो है ले रहे हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट मंथ में जाता हूँ, आप कह रहे हैं कि चीनी का दाम बढ़ रहा है, हो सकता है और बढ़ जाए भाई, बढ़ना, महंगाई तो रुकनी नहीं है। जल्दी बताइए। तो 60 से वो 70 मान लीजिए चला गया। अब 70 वो चला गया तो इससे क्या हुआ कि आपको जो है क्वांटिटी जो है वो कम मिलेगी, है ना। अच्छा, यही चीनी 60 से मान लीजिए घट के फिर से अपने ओरिजिनल रेट पे आ जाए जो 45 चल रहा है, तो अच्छा 2,000 रुपए फिर दोबारा दूसरे महीने भी तो इन्वेस्ट करेंगे आप। तो 2,000 भागा 45, यानी कि नेक्स्ट मंथ आपको जो है 33 kgs की जगह 44 kgs मिलेंगे, ठीक है। अभी 2 ही मंथ का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ कंपाउंडिंग की जो बेनिफिट है उसको समझाने के लिए। तो सर पहले मंथ में आपको 33 kg चीनी मिला, दूसरे मंथ में आपको 44 kg चीनी मिला, यानी कि 77 kg चीनी आप होल्ड करके रखे हुए हो सर। अब आपने जो है अपनी एसआईपी बंद कर दी, ठीक है। अब 4-5-6 महीने बीते, चीनी का भाव हो गया 100 रुपए, चीनी का भाव हो गया 100 रुपए। अब आपने 77 kg चीनी होल्ड करके रखी, 4,000 रुपए आपने लगा दिए चीनी में 2 महीने में। तो 4,000 को अगर हम 77 से डिवाइड कर दें तो ये आपका रेट जो है 51.94 का बन के आ रहा है सर, ठीक है। 51.94 का रेट बन के आ रहा है, और आपका जो है मतलब 4-5 महीने में 100 रुपए तक चीनी चली गई। तो 54.94 को अगर 100 से का डिफरेंस निकालें तो 48 का डिफरेंस आ रहा है सर। तो 48 इंटू 77, यानी 77 kg आपने चीनी जो है इकट्ठा की हुई थी, तो उसी जो है 4,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको 3,696 रुपए का
उसमें ब्याज मिलेगा, यानी कि टोटल आपकी वैल्यू जो 4,000 की बन जाएगी वो बन जाएगी 7,696 रुपए। तो यही कंपाउंडिंग का बेनिफिट यहाँ पे आता है कि जैसे मार्केट थोड़ी गिरती है, हमको जो है क्वांटिटीज ज्यादा मिलने लगती हैं। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपाउंडिंग यहाँ पे काम कैसे करती है। पहले महीने तो आपने 60 की रेट से चीनी खरीदी, वो तो महंगी थी। अब महंगी खरीदी तो भाई क्वांटिटी मुझे कम मिली, है ना। दूसरे मंथ चीनी का भाव गिर गया तो मतलब आपको क्वांटिटी ज्यादा मिली। वो जो दूसरे मंथ में आपकी जो एसआईपी गई ना, वो कंपाउंडिंग दिखाई है। अच्छा, ये हम इस पे सवाल आते हैं आदर्श कि कहते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं, तमाम तरीके की होती हैं, जो भी फ्लक्चुएशन रेट है, जो भी इन्फ्लेशन रेट है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, डिमांड सप्लाई पे सारा सब कुछ निर्भर है, प्रोडक्शन है, पॉपुलेशन है, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इनडायरेक्ट डायरेक्ट है, कहीं ना कहीं ये अपने दूसरे इंटरलिंक होते हैं। तो एक इकोनॉमिक्स कहता है और स्टैटिस्टिक्स भी कहता है, इस तरीके से जो चीजें चलती हैं। फिलहाल अगर हम इस पे बात करें कि एसआईपीज या म्यूचुअल फंड्स पे किस तरीके से गवर्नमेंट बॉडी का रेगुलेशन होता है, जिससे एक ट्रस्ट वर्दीनेस, एक क्रेडिबिलिटी पब्लिक में, लोगों में बनी हो। हाँ, तो गवर्नमेंट बॉडीज का इसमें हाथ होता है। एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया जो है वो म्यूचुअल फंड्स की सारी स्कीम्स को गाइड करती है, और साथ ही साथ सेबी का रेगुलेशन भी होता है, जिससे इन्वेस्टर को पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिलती है कि उनके जो फंड हैं वो सिक्योर हैं, सेफ हैंड में हैं। बस ये है कि थोड़ा सा जो है मार्केट के रिटर्न्स के बेसिस पे होता है, तो उसको इन्वेस्टर को जो है अपने आप से कुल मिलाकर आदर्श ये हम अगर इसमें सरल शब्दों में कहें अगर अपने दर्शकों के लिए, तो एसआईपी एक कह लीजिए कि एक स्मार्ट प्लान है, सिक्योर प्लान है, और एक स्मार्ट के साथ साथ सब्र जितना आप कर सकते हैं, जी जी सर, उस तरीके से फल मिलता है। जी जी, सब्र का फल मीठा होता है। तो बस एक सब्र वाला ये कह लीजिए कि एक इन्वेस्टमेंट होगा, जितना सब्र करते हैं आप धीरे 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 एक सिस्टमेटिक ढंग से वो चीजें होती हैं। और कोई बातें आप इसको लेकर कोई शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ, कुछ इस तरह का कोई टिप्स ऐसा कुछ, कोई और बातें? जी देखिए, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जो है म्यूचुअल फंड्स में जो है कब तक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या फिर पैसा डबल कब होता है म्यूचुअल फंड में, ये सारे कुछ सवाल है मेरे। मैं इसको लिखा हुआ हूँ, मैं एक एक फिलहाल दो ही बताइए, दो ही बताइए, बाद में नेक्स्ट पे कर लें। दो सवाल जैसे बताया कि कब डबल होगा, ऐसा इसी पे बात करते हैं, बताइए। तो पैसा डबल होने की बात अगर मैं करूँ, अगर देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है। मैंने तो एसआईपी के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आपको बताया। दूसरी इन्वेस्टमेंट जो है इसमें होती है लमसम, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड्स में। तो लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप मंथली पैसा नहीं डालते हो, आप एक ही बार में एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट डाल दिए और आपका जो है फिर आपको महीने महीने डालने से फुर्सत हो गई। जैसे मान लीजिए किसी के पास इकट्ठा पैसा कोई इकट्ठा हो गया तो वो उसको लमसम में भी डाल सकता है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू ही आप जा सकते हो, आप लमसम और एसआईपी दोनों कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है जिसने जो है 10-15 हजार रुपए उसके पास इकट्ठा हो गए थे, तो उसने जो है डिसाइड किया कि ये मेरे एक्स्ट्रा इनकम है, तो मैं इसको जो है एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट इसमें डाल दूं। ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि मान लो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ सर की 25 की एज है मेरी, अब मेरे पास 10-15 हजार रुपए मान लीजिए एक एक्स्ट्रा इनकम कहीं से बोनस वगैरह आ गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है सर। तो मैंने 10,000 रुपए उसमें स्मॉल कैप फंड में डाल दिए। अच्छा, स्मॉल कैप फंड में मैंने इसलिए डाले क्योंकि मेरी एज 25 की है, मुझे अभी पैसे का उतना काम नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर भी कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, शादी हुई नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। तो अब मैं क्या है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 से 15 साल दे सकता हूँ। तो 15,000 अगर मैं स्मॉल कैप फंड में डालता हूँ तो ये मान लीजिए आपकी 17 से लेके 20% तक का वो आपको रिटर्न दे देगा, क्योंकि मैं स्मॉल कैप फंड की बात कर रहा हूँ। स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन अगर आप उसमें ज्यादा टाइम दे दिए तो बहुत अच्छा पैसा बना देगा आपका। तो अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, लमसम इन्वेस्टमेंट लेट्स से 20,000 ही मान लेता हूँ कि 20,000 मेरे पास बच गए थे, मैंने उसमें डाल दिए। टाइम पीरियड मैंने उसका 20 ईयर्स का रख दिया। तो 20 ईयर्स में जो आपका 20,000 रुपीज है वो 17% के CAGR से सिर्फ 20,000 का, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ मैंने 20,000 रुपीज जो है आज 2026 में डाला है। और ये 20 साल का मेरा विजन है, यानी 2046 में मैं 4,62,000 रुपए निकालूंगा इससे, यानी कि 2210% का ये जो है रिटर्न बनेगा आपका, 2210%।
अभी आप सोच सकते हो, ये आप ऐसे समझ लेते हो, कभी कभी लाइफ में ना रवि जी कुछ चीजें ऐसी होनी मतलब चाहिए हमारे यहाँ पास में, कुछ पैसे ऐसे होने चाहिए जिसको हमको लगा के भूल जाना चाहिए। चलिए, ये सवाल बहुत बड़ा, ये इन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी कि कुछ चीजें जो है अपने गृहस्थी के समय, अपने कामकाज के समय कोई भी हो, जैसे 20,000 रुपए। तो बात करते हैं सरकार की। अगर विकसित भारत 2050 की बात किया है, जैसे कि आदर्श ने बताया कि अगर आज की डेट में अगर आप 20,000 रुपए डालते हैं तो 20 साल बाद ये तकरीबन 4,62,000 तकरीबन जो है 4.5-5 लाख रुपए करीब हो जाता है। तो वो रकम एक होती है। तो कुल मिलाकर आज आदर्श ने जो SIP को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर दर्शकों को बहुत ही सरल, बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही सहज शब्दों में जो चीजें बताई हैं, मुझे लग रहा है कि खबरिया टॉप के इस पहली बार के इस हमारे इस बिजनेस कमर्शियल डिबेट या स्मार्ट बिजनेस डिबेट कह लें हम लोग, इस पर हमने परिचर्चा की। काफी युवा ये स्टार्टअप एज ए बिजनेस ओनर थे और इन्होंने स्टार्ट किया, इसलिए शुरुआत इनसे की, क्योंकि बात युवाओं की हो रही है, बात जेन जी की हो रही है, बात जेन अल्फा की हो रही है, बात जेन बीटा गामा आगे। तो ये जनरेशन, इनसे सीख लेनी है। इनके जो अभी अनुभव नहीं कहेंगे, लेकिन इनके वर्किंग, इनके फंक्शंस को लेते हुए, और कहते हैं कि इनके अनुभव और स्मार्टनेस अगर दोनों एक साथ मिलते हैं तो निश्चित तौर पर जो है उससे एक समाज का हर तरीके से एक आर्थिक औपनिवेश अवस्था में जो होता है एक विकास होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। सर आपने जेनजीज की बात की। सर जेनजीज की समस्या ये है कि वो जैसे ही मतलब उनको नौकरी मिलती है, भले वो 5 से 10,000 की क्यों ना हो, वो EMI पे फोन ले लेते हैं, वो भी महंगे महंगे 2.5 लाख 3 लाख रुपए के। तो सर ये पॉडकास्ट मेरे करने का रीजन यही था कि मैं जेनजीज को समझा सकूं कि जो है EMI जो होती है वो एक लायबिलिटी क्रिएट करती है, जबकि आप अगर EMI की जगह SIP पे मतलब अगर ध्यान देते हैं तो ये आपको एसेट जो है वो बना सकती है, एक पूंजी निर्माण कर सकती है आपकी। आपके पास बहुत मौके हैं, आपको जो है अपने शौक पूरे करने हैं, आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन सबसे पहला आपका जो विजन होना चाहिए वो वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये टाइम है, आप ये पैसा जो इकट्ठा करोगे वही आपके फ्यूचर में आगे चल के काम आएगी। आप इसको रिटायरमेंट तक भी जो है लेकर जा सकते हो। चलिए, आदर्श ने बहुत बड़ी बात की, जेन जी के लिए बहुत बड़ी सीख है। जेन जी की तरफ से जनरेशन ग्रुप्स के लिए बहुत बड़ा एक उन्होंने बताया कि EMI किस तरीके से लायबिलिटी है, और वहीं SIP आपका एक जो है एक ड्यूरेबिलिटी, एक क्रेडिबिलिटी, एसेट्स क्रिएट करती है, एक वेल्थ क्रिएट करती है। बहुत अच्छी बात। अगर इस समय, इस एज ग्रुप में अगर इस तरीके की अगर भावना आ जाए तो निश्चित तौर पर इससे जो है बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव सोसाइटी का निर्माण होता है। सब मिलाकर आदर्श हमारे दर्शकों को अपना नाम एक बार और अपना जो है एक मोबाइल नंबर की अगर कोई संपर्क करना चाहे, आपसे जानकारी लेना चाहे, और अपनी ईमेल ID के साथ जरा सा शेयर करें। हाँ जी, मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7267978304 और मेरा ईमेल ID है gupta.adarsh7267@gmail.com। प्लीज मुझे संपर्क करिए और म्यूचुअल फंड की बहुत सी जानकारी के लिए फिर से एक बार मोबाइल नंबर शेयर करिए। हाँ जी, मोबाइल नंबर मेरा फिर से मैं शेयर कर देता हूँ, 7267978304। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, जो है जिस तरीके से उन्होंने हमसे बात की है, और बहुत ही आभार कि खबरिया टॉप के इस पहले बिजनेस स्मार्ट डिबेट प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे भी इनसे हम अन्य तरीके के इस तरह के शॉर्ट टर्म प्लान्स के बारे में बात करेंगे। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। नमस्कार।